हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी। इसमें दो पर्सपेक्टिव हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव और दूसरा बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो ये दोनों का अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर पढ़िए, वहाँ ये दोनों टॉपिक अवेलेबल है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो यह दृष्टिकोण 20वीं शताब्दी के मध्य में साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव और बिहेवियरिज्म पर्सपेक्टिव के प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ। तो मानव व्यवहार की व्याख्या के लिए मानववादी विचारधारा के विचारकों ने व्यवहारवादी एवं मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा को यांत्रिक बताते हुए यह विचार व्यक्त किया है कि व्यक्ति के व्यवहार पर उसकी सेल्फ कॉन्सेप्ट एवं इंडिविजुअल डिफरेंसेस का व्यापक प्रभाव पड़ता है और इसके अनुसार व्यक्ति निष्क्रिय एवं असहाय नहीं होता है। यह पर्यावरण की छानबीन करके अपना व्यवहार स्वयं ही निश्चित करता है। इस विचारधारा को मानववादी विचारधारा का नाम दिया जाता है। तो यह मनोविज्ञान का एक ऐसा दृष्टिकोण है जो व्यक्ति के समग्र अनुभव, उसकी यूनिकनेस और उसके विकास की क्षमता पर बल देता है और यह मानता है कि हर व्यक्ति मूल रूप से अच्छा होता है और उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तथा व्यक्तिगत विकास की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उससे कहते हैं जिसमें आत्म साक्षात्कार या आत्मबोध से इसका मतलब है, और इसका अर्थ अपनी पूरी क्षमता को पहचानना और उसे स्वीकार करना और अपने भीतर वास्तविक क्षमता को विकसित करना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। तो इस विचारधारा की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कल्पना की गई है कि व्यक्ति में स्वतंत्र इच्छा शक्ति एवं आत्मसिद्धि जैसे प्रेरक शक्तियां पाई जाती हैं। ये शक्तियां पशुओं में नहीं पाई जाती। इसी कारण पशु एवं मानव व्यवहार में अंतर पाया जाता है। आत्मसिद्धि वाली जो शक्तियां हैं वो पशुओं में नहीं पाई जाती हैं, और पशु और मानव का जो व्यवहार है, इन्हीं के कारण अंतर उन दोनों के व्यवहार में होता है। इस विचारधारा के समर्थकों ने यांत्रिक विचारधारा की यह कहकर आलोचना की है कि व्यक्ति एक समझदार एवं चिंतनशील प्राणी है। व्यक्ति चिंता करता है, सोचता है, समझता है, और पर्यावरणीय कारक व्यवहारवादी जो कि दिए थे और अचेतन प्रेरक जो कि मनोविश्लेषणवादी दिए थे, निरीह प्राणी की तरह व्यवहार करने के लिए निर्देशित या उद्देलित नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। इस विचारधारा के आधार पर कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो ने 1970 में व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया का विवेचन करने का प्रयास किया है। तो कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो जैसे मनोवैज्ञानिक ने इस दृष्टिकोण विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे उच्चतम स्तर पे है। तो हायरार्की मॉडल ट्रायंगुलर शेप का एक मॉडल है जिसमें सबसे उसका 5 स्टेज है। तो सबसे नीचे आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसमें आता है फूड, शेल्टर, वाटर, जो बेसिक नीड्स होता है। दूसरा आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जिसमें आता है फैमिली और हेल्थ। तीसरा है लव एंड बिलोंगिंगनेस, इसमें आता है फ्रेंडशिप, फैमिली सेंस ऑफ कनेक्टिविटी। और इसके बाद आता है सेल्फ स्टीम। तो सेल्फ स्टीम में आता है कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, और सबसे लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें आता है मोरालिटी, एक्सेप्टेंस। और इसी तरह कार्ल रोजर्स ने क्लाइंट सेंटर थेरेपी का विकास किया, जो क्लाइंट के अनुभवों और दृष्टिकोण को महत्व देती है। रोजर्स ने एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी, मतलब जो वास्तविक प्रवृत्ति की अवधारणा पर जोर दिया है, जो विकास पूर्ति और मनोवैज्ञानिक अनुरूपता की सहज प्रवृत्ति है। उसके अनुसार व्यक्ति में आत्मविकास और अपनी क्षमता को पूरी तरह से उपयोग करने की शक्ति होती है। इसके लिए उसे वृद्धि और आत्मसिद्धि जैसी प्रवृत्तियों से शक्ति और प्रेरणा प्राप्त होती है। हर व्यक्ति अपनी क्षमता का पूर्ण विकास करने तथा अधिकतम सीमा का प्रगति करने की इच्छा होती है। यह संभव और स्वाभाविक भी है। उसे विकास के मार्ग में ज्ञात न हो और लक्ष्य तक पहुंचने में अनेकानेक प्रकार की पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक बाधा
पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक बाधाएं हो, फिर भी अपनी क्षमता एवं समुचित विकास करने और तदनुरूप उपलब्धि प्राप्त करने के लिए उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों एवं उसके लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है। तो स्वतंत्र इच्छा और व्यक्तिगत जैसे होता मानवतावादी परिप्रेक्ष्य व्यक्ति को स्वतंत्र इच्छा में विश्वास रखता है, जिसका अर्थ होता है कि व्यक्तियों को अपने जीवन का आकार देने और स्वयं के विकल्प चुनने की क्षमता होती है। वे अपने भाग्य का निर्माता होते हैं। तो मानवतावादी विचारधारा मशीनी युग एवं भौतिकवाद के कुप्रभावों से बचने पर बल देती है और मानवीय मूल्यों की वकालत करती है। तो उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो रहा है कि मानवतावादी दृष्टिकोण का मुख्य आधार आत्मनिष्ठ की अपेक्षा उसका स्वप्रत्यक्षीकरण एवं विश्व के बारे में महत्वपूर्ण अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण है। तो मानववादियों का कहना है कि व्यक्ति के इन प्रक्रमों का उसे समझने एवं मूल्यांकित करने में अधिक योगदान है और व्यक्ति के स्वभाव को समझ सकना हमारे लिए अधिक आवश्यक है। इन आत्मनिष्ठ अनुभूतियों से संबंधित विवरण प्राप्त करने के लिए यदि वैज्ञानिक पद्धति को छोड़ना भी पड़े तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और मानववादी विचारधारा मानव सुख को न कि मनोविज्ञान को वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक बनाने पर बल देती है। मानववादी जो विचारधारा है वो मानव सुख को पहले देखती है, नहीं कि उसको ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक बनाने पर बल देती है, परंतु यह उचित नहीं है। विज्ञान मानव जीवन को सुखी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस मुद्दे पर एम स्मिथ ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मानववादी प्रासंगिकता के मूल्य पर स्थापित वैज्ञानिक मनोविज्ञान की अपेक्षा वैज्ञानिक पद्धति के मूल्य पर स्थापित मानववादी दृष्टिकोण हमें स्वीकार्य नहीं हो सकता है। We can no more afford a psychology that is humanistic at the expense of being scientific than we can afford one that is scientific at expense of human रेलिवेंस। इससे स्पष्ट है कि मानववादी विचारधारा उपयोगी अवश्य है, परंतु इसमें वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक अवधारणा की कमी है। जब क्योंकि एक विज्ञान कहलाने के लिए वस्तुनिष्ठता का होना ज़्यादा जरूरी है, जबकि आधुनिक वैज्ञानिक युग में इसका महत्व सर्वाधिक हो चुका है। तो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य कभी कभी मानव प्रेरणा की जटिलता को अति सरल बना सकता है, क्योंकि यह संरचनात्मक सामाजिक और अचेतन प्रभावों को कम करके आंकता है। और दूसरा ये है कि मानवतावादी कार्य और अनुसंधान जो रिसर्च होता है कभी कभी गुणात्मक मतलब माप आधारित नहीं होने के कारण इसकी आलोचना की जाती है। हालांकि मानवतावादी मनोविज्ञान के भीतर खुशी, आत्म अवधारणा, ध्यान और मानवतावादी चिकित्सा के परिणामों पर कई मात्रात्मक अनुसंधान भी मौजूद है। तो मानवतावादी विचारधारा में व्यक्ति को अभिकर्ता मतलब एक्टर के रूप में दर्शाया गया, न कि एक असहाय प्राणी के रूप में। दूसरा है कि इसमें व्यक्ति को यांत्रिक नहीं बल्कि गत्यात्मक विशेष युक्त माना गया है। तीसरा इसमें है कि इसमें विकास की इच्छा तथा आत्मसिद्धि की प्रवृत्ति को व्यक्ति का सबल प्रेरक मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेरक माना गया है। इसकी मान्यता यह है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर निरंतर उन्मुख तथा क्रियाशील रहता है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक बाधाओं से संघर्ष करने को हमेशा तत्पर रहता है। और व्यक्ति के लिए उसकी आत्मनिष्ठ अनुभूतियां अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनसे जीवन में सरसता आती है और जीवन को सुखमय एवं कल्याणकारी बनाने में वैज्ञानिक पद्धति के ज्ञान को कम महत्व दिया गया है। ऑब्जेक्टिविटी सबको हटा दिया गया है। यह इस दृष्टिकोण का अविवेकपूर्ण तर्क है। सिर्फ सुखमय और कल्याणकारी करने से विज्ञान नहीं, हम लोग इसको मान सकते हैं। कोई भी सिद्धांत सैद्धांतिक नहीं होगा, सिर्फ उसमें सुखमय और कल्याणकारी बनाने का महत्व को दिया जाए, वैज्ञानिक पद्धति के ज्ञान के को कम कर दिया जाए और इसको बढ़ावा दे दिया जाए। तो यह दृष्टिकोण अविवेकपूर्ण
तर्क है। और इस दृष्टिकोण में वैज्ञानिक चिंतन का मूलतः अभाव है, और वैज्ञानिक चिंतन के अभाव में व्यवहार के बारे में विश्वसनीय निष्कर्ष प्रस्तुत करना बहुत ही कठिन कार्य है। और जैसा कि बताया था कि मानवतावादी परिप्रेक्ष्य कभी कभी मानव प्रेरणा की जटिलता को अति सरल बना सकता है, और क्योंकि संरचनात्मक, सामाजिक और अचेतन प्रभाव को कम करके ये आंकता है। फिर भी मनोविज्ञान में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य व्यक्ति की सकारात्मक क्षमता और विकास पर केंद्रित है, और यह व्यक्ति को सशक्त बनाता है और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है, और विश्व बंधुत्व के आदर्शों का समर्थन करता है। तो ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच काफ़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच है, पर्सपेक्टिव है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो जो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, समझिए, और फिर ये इसको प्लेलिस्ट पर अभी ये अवेलेबल है, जिसका अभी क्लास छूट गया वो प्लेलिस्ट पे जाकर इसको पढ़ लें।